नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश दुनिया की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंगोलिया के विकास में भारत दृढ़ साझेदार। भारत मंगोलिया शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा रिश्ते कूटनीतिक ही नहीं आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े। भारत मंगोलिया संबंधों में नई ऊर्जा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिले मंगोलिया के राष्ट्रपति, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल से की सार्थक वार्ता। संसद भवन की स्थापत्य कला, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद पर भारत ने फिर दिखाया सख्त रुख। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, अयोध्या में स्थापित होगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया केंद्र। पुरानी वैश्विक संरचनाओं में सुधार का पक्षधर भारत। संयुक्त राष्ट्र में सैन्य सहयोग करने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने में संयुक्त राष्ट्र के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा है भारत। भारत में गूगल करेगा बड़ा निवेश। एआई हब बनाने की तैयारी। अगले 5 सालों में $15 अरब का होगा निवेश। अडानी समूह के साथ मिलकर तैयार होगा डेटा केंद्र। और अब खबरें विस्तार से, और शुरुआत बेहद अहम खबर से। ये खबर है भारत और मंगोलिया से जुड़ी हुई। मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और मंगोलिया के रिश्तों का जिक्र होता है तो सामने आता है वो रिश्ता जो राजनीतिक सीमाओं के बंधनों से परे है। भले ही दोनों देशों की सीमाएं आपस में न जुड़ी हों, लेकिन भारत हमेशा मंगोलिया को अपना पड़ोसी मानता है। वही मंगोलिया भी भारत को अपने लिए अहम साझेदार मानता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुखुना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री और मंगोलिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। मंगोलियाई राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों की रिश्तों की अहमियत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंगोलिया और भारत के बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग भी कहा जाता है। आज इस परंपरा को और प्रगाढ़ बनाने और इन ऐतिहासिक संबंधों को नई ताकत देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और सामरिक संबंधों के 10 साल पूरे कर रहा है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। 10 साल पहले मेरी मंगोलिया यात्रा के दौरान हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले 1 दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत
नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त, खुला, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। भारत मंगोलिया के साथ मिलकर विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंचों पर और सशक्त करेगा। वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है। नालंदा और गंदन मॉनेस्ट्री को साथ जोड़कर हम इस ऐतिहासिक संबंधों में एक नई ऊर्जा लाएंगे। इस खास अवसर पर दोनों देशों ने एक संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया, जो भारत मंगोलिया की साझा विरासत, विविधता और गहरे सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। हमारे संबंध केवल केंद्र सरकारों तक सीमित नहीं है। आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया के आरखांगाई प्रोविंस के बीच हुए एमओयू से हमारे सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारी सरहदें भले ही जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। यह यात्रा उस समय हो रही है जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे कर रहा है। के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और 2500 से भी अधिक भारतीय अपने मंगोलिया के साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को साकार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे सहयोग को हमने आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी और भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल के माध्यम से मंगोलिया के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी गहरी मित्रता की मिसाल है। साथ ही आज हमें कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने जा रहे हैं तो सामान्य मानवीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना भारत दौरे पर हैं। यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि 6 वर्षों के बाद कोई मंगोलियाई राष्ट्रपति भारत आए हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंधों का जिक्र होता है तो उसमें भारत और मंगोलिया का नाम भी शामिल होता है। पिछले दशक दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद खास रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी झलक इन तस्वीरों के जरिए सामने भी आ रही है। इसके अलावा मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना संसद भवन पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थली पर उनका स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में बैठक की। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। भारत और मंगोलिया ने पिछले 7 दशकों से
साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी विकसित की है। इससे पहले मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया है। उनकी यह यात्रा राजनीतिक संबंधों की गहराई और दोनों पक्षों द्वारा प्राचीन सभ्यतागत संबंधों, साझा बौद्ध विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित इस रणनीतिक साझेदारी को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनएसजी देश में संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने में अग्रणीय रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों के मुख्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, CCTNS और नेट ग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश के अयोध्या में केंद्र स्थापित करेगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू टास्क फोर्स में 6 एनएसजी केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी, जो आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र में सैन्य सहयोग करने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन आज दिल्ली में शुरू हो गया। 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी भारतीय सेना कर रही है। इसमें परिचालन संबंधी चुनौतियों, नए खतरों, श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने और भविष्य की शांति स्थापना के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पुरानी हो चुकी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार की वकालत कर रहा है, क्योंकि कुछ देश खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
जबकि कुछ देश इन पर वर्चस्व रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर मजबूती से कायम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मानता है कि शांति स्थापित करने की सफलता केवल संख्या पर नहीं बल्कि उसकी तैयारी पर भी निर्भर करती है। In an interconnected world, peace and prosperity are mutually reinforcing. India's aspiration to become a Vishwaguru, a teacher to the world, is not an assertion of dominance, but a call for collaborative and inclusive progress. We believe that by sharing our heritage of non-violence and inner peace, we can enrich UN peacekeeping and peace-building operations, fostering a world order where harmony prevails. इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, त्वरित तैनाती क्षमता बढ़ाने और सैन्य सहयोग करने वाले देशों के बीच पारस्परिक सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में वैश्विक शांति अभियानों को बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक प्रशिक्षण और नवीन संसाधन प्रबंधन आवश्यक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कुल 71 शांति स्थापना मिशनों में से 51 मिशनों में लगभग 3 लाख महिला और पुरुष सैनिक भेजे हैं। भारत में इस सम्मेलन की मेजबानी न केवल गौरव की बात है बल्कि ये वैश्विक शांति के महान मिशन को आगे बढ़ाने और सहयोग को सुदृढ़ करने के साझा संकल्प की पुष्टि भी है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सहयोग करने वाले 32 देशों के प्रमुख और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और अब एक नजर देश और दुनिया के कुछ और बड़े अपडेट्स पर। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और निखिल खड़से ने अपने मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को दोनों मंत्रालयों की प्रमुख पहलों और नीतिगत सुधारों के बारे में जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रम सुधारों, युवा सशक्तिकरण और खेल प्रोत्साहन प्रयासों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत करने में युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों की भूमिका का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी भारतीय खेलों के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लचीले और प्रौद्योगिकी सक्षम आजीविका अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में जोमेटो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने से जुड़ा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि एनसीएस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बन गया है। भारतीय डाक विभाग ने कहा कि वो 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं बहाल करने जा रहा है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सीबीपी के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत से अमेरिका जाने वाली डाक खेप पर घोषित समान मूल्य का 50% शुल्क दर तय किया गया है, जो नए शुल्क नियमों के तहत लागू होगा। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पटना में भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। मिथिला क्षेत्र की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। पार्टी उन्हें प्रचार अभियान का चेहरा भी बना सकती है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में नरमी के बीच सितंबर में थोक मुद्रास्फीति घटकर 0.13% रह गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले वर्ष अगस्त में 0.52% और सितंबर में 1.91% थी। विनिर्मित उत्पादों के मामले में महंगाई अगस्त के 2.55% के मुकाबले घटकर 2.33% रह गई। स्पेसएक्स ने एक और विशाल स्टारशिप रॉकेट को परीक्षण उड़ान पर भेजा है। स्टारशिप अब तक के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और ये टेक्सास के दक्षिणी सिरे से शाम को गर्जना के साथ उड़ा। उड़ान के बाद इससे बूस्टर अलग हो गया और यह मैक्सिको की खाड़ी में योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा। अंतरिक्ष यान हिंद महासागर में उतरने से पहले अंतरिक्ष में उड़ता रहा।
मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी आज गरज के साथ बारिश की संभावना है। 17 अक्टूबर तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है। जीत के लिए भारत ने 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आखिरी 35.2 ओवर में 3 विकेट पर 124 रन बनाए। केएल राहुल ने 58 रन बनाकर नाबाद रहे। अमेरिका की कंपनी गूगल आगे 5 वर्ष में विशाखापट्टनम में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। जी हां, बता दें कि ये घोषणा दिल्ली में गूगल की ओर से आयोजित कार्यक्रम भारत एआई शक्ति के दौरान की गई। यह कार्यक्रम भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा कि ये नया एआई केंद्र एआई बुनियादी ढांचे, नई डाटा सेंटर क्षमता और बड़े ऊर्जा स्रोतों और विस्तारित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को एकीकृत करेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही हैं। ये एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा, जो हमारे स्टार्टअप, रिसर्च और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। AI Hub will be a very important contribution to the AI mission goals. It's very important for all of us, especially the industry, to reskill and upskill our IT professionals in a major way, at a totally different scale and at a totally different pace. I would request Google to help the IT industry in that. AI skilling, reskilling for the IT professionals, please make it a major part of your entire एजेंडा हियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विशाखापट्टनम में गूगल एआई केंद्र की स्थापना प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में गूगल एआई केंद्र की स्थापना को लेकर काफी खुश हूं। बहुआयामी निवेश, जिसमें गीगावाट पैमाने पर डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, यह सरकार के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। और अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लुधियाने दौरे पर थे। वे आईसीएआर के मुक्ता अनुसंधान केंद्र में पहुंचे, वहां पर अफसरों के साथ बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत भी दी। उन्होंने 36,000 से अधिक क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 1.60 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार को सौंपी। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्र सरकार सहयोग के लिए तत्पर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में द स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट 2025 का शुभारंभ करते हुए इसे प्रधानमंत्री के वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के विजन को पूरा करने की दिशा में एक सामूहिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पर दोहरे फोकस के जरिए ग्लोबली बेंचमार्क डेस्टिनेशन डेवलप करने के यूनियन बजट 2025-26 के विजन के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए नई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि इसमें सोयाबीन के लिए भावांतर योजना, कुटकी और कोदो के लिए नई एमएसपी
और रेशम समृद्धि योजना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रैंप योजना के अंतर्गत एमएसएमईज को बढ़ावा देने स्वीकृत बजट के अंतर्गत राज्यांश की राशि 31.60 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में विश्व मानक दिवस पर आयोजित मानक महोत्सव में कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों को मानक चिन्ह देकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और मिलावट व नकली वस्तुओं पर रोक लगाता है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से गुणवत्ता मिशन में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अगले वर्ष 31 जनवरी तक घरेलू पानी के बिलों के भुगतान में देरी होने पर लगने वाले अधिभार को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। यह अधिभार राशि 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी के बाद 31 मार्च 2026 तक विलंब भुगतान अधिभार पर 70% की छूट मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया। हथियारबंद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग के मिरिक में बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उत्तर बंगाल में पिछले सप्ताह भूस्खलन और बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए घरों, सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण के लिए पूरी सहायता देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूची में 9 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन बांकीपुर से और रेणु देवी बेतिया से चुनाव लड़ेंगी। बिहार विधानसभा के लिए 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने आगाह किया है कि मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान बल्क एसएमएस और ऑडियो मैसेजेस भेजना प्रतिबंधित है। और फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं बीकानेर में आयोजित हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो विरासत वेव्स की झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।